नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आया है एकलव्य की कहानी, पेरियार की जुबानी। यानी पेरियार ललई सिंह यादव ने एकलव्य की कहानी का पूरा लेखन किया था और वही एकलव्य नाटक मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सुनाऊंगा। और इसके जो लेखक रहे हैं, मैंने बताया पेरियार ललई सिंह के अलावा राम अवतार पाल रहे हैं और अशोक पुस्तकालय से झिंझक जिला कानपुर से ये संचालित होता था और अंडर पेरियार ललई सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट झकरकटी जीटी रोड कानपुर से ये प्रकाशित हुआ है। और साथ में ही इसमें पूरा का पूरा जैसे एक नाटक मंच पे चलता है, उसके सारे पात्र होते हैं। जैसे एकलव्य के पिताजी, उनके जो दरबारी थे, सेनापति थे, वो सारे। लेकिन मैं थोड़ा पात्र परिचय आपको बता दूं कि जिससे आगे आपको पता चल सके कि पात्र परिचय क्या था। तो पात्र परिचय में पुरुष पात्र हैं हिरण्यधनुष, ये एकलव्य के पिता हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराजा। एकलव्य बचपन का नाम अभियुद्धन, बुढ़ापे का नाम जरा, और गिरिवीर यानी प्रधानमंत्री थे जो, रणवीर प्रधान सेनापति थे इनके, द्रोणाचार्य कौरवों एवं पांडवों के गुरु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, दुशासन यानी इन सभी को तो आप जानते ही हैं, विकर्ण, धनेश यानी राजकुमारों का सहपाठी व दुर्योधन का मित्र, श्री कृष्ण द्वारकापुरी अभीर प्रदेश के महाराजा, प्रतिहारी दूत एवं अन्य व्यक्ति। स्त्री पात्र में कौन है? सुलेखा एकलव्य की माता, श्रृंगवेरपुर की महारानी, सुनीता रेणुका एकलव्य की पत्नी, नंदी सुलेखा की बांदी, बाद को सुनीता की बांदी। तो ये इसके जो नाटक है पेरियार ललई सिंह यादव के, जो एकलव्य नाटक नाम का है, तो उन्होंने एकलव्य के जीवन में कैसे क्या क्या घटनाएं घटी थी, उस समय का परिस्थिति काल क्या था, जो हमें जो बता दिया जाता है कि अंगूठा काट लिया गया था, हमें और भी बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई आपको इस नाटक को सुनने के बाद पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले प्रथम अंक से शुरू करता हूं, और अगर आप ये नाटक देखते हैं तो आपके दिमाग में जमा हुआ वो जो कुहासा है मनुवाद का, वो कुहासा साफ हो जाएगा। तो मैं प्रथम अंक से शुरुआत कर रहा हूं, यानी पहला भाग। तो इसमें जो दृश्य एक है, स्थान श्रृंगवेरपुर की राज्यसभा है और दोपहर का समय है। तो महाराजा हिरण्यधनुष सिंहारूढ़ हैं, बाईं ओर महामात्य गिरिवीर और दाईं ओर प्रधान सेनापति रणवीर बैठे हैं, परस्पर विचार विनिमय कर रहे हैं। हिरण्यधनुष यानी जो एकलव्य के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं, प्रधानमात्य उत्तर भारत के शासक आर्य बहुत बलशाली हो चुके हैं और अनार्य शासकों की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, क्योंकि दक्षिण भारत की यह भूमि उतनी उपजाऊ नहीं जितनी उत्तर भारत की मैदानी भूमि। तो गिरिवीर कह रहे हैं अभिवादन करके, अवश्य महाराज, अनार्य शासकों की इस क्षीण होती हुई दशा का स्मरण कर मेरा हृदय कांप उठता है। एक तो इन आर्यों ने हमें उस उर्वरा भूमि से पठारी की ओर पहले से ही खदेड़ रखा है, दूसरे यहाँ भी कुशल से नहीं रहने देते। आए दिन आर्यों के आक्रमण, लूटपाट, भयंकर नरसंहार ने हमें जर्जर बना दिया है। तो हिरण्यधनुष जी कहते हैं, हजारों वर्षों से युद्ध करते करते हम थक गए हैं। इतिहास साक्षी है कि जब से इन आर्यों ने सिंधु प्रदेश पर आक्रमण कर अधिकार किया, तब से आज तक हमारे पूर्वज और हम एक दिन भी चैन की सांस नहीं ले पाए हैं। उस समय हमारे पूर्वजों ने कितनी महान भूल की थी, जिसका दुष्परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। यदि समकालीन भारतीय आदि निवासी शासकों ने उन आर्यों की मीठी मीठी बातों में फंसकर उन्हें शरण न दी होती
और वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म की इस धोखे वाली योजना को स्वीकार न किया होता तो ये दुर्दिन देखने को न मिलते। फिर गिरिवर कहते हैं, विनम्र भाव से क्षमा करें अन्नदाता, यदि भारतीय शासकों ने पारस्परिक वैमनस्य की भावना को बुलाकर इन चालाक लुटेरों को प्रतिकार किया होता तो अतिथि बनकर आने वाले ये दस्यु हमारे घर के हिस्सेदार न बन जाते। बिल्कुल हिरण्यधनुष कहते हैं, तुम ठीक कहते हो प्रधानामात्य। वैमनस्यता ने ईर्ष्या का रूप धारण कर लिया और जब आर्यों ने शुरू में सेना का संगठन किया तब हमारे ही कुछ लोगों ने स्वार्थवश उन्हें आर्थिक सहायता भी दी, जिससे उनके हौसले बढ़े और साथ ही साथ उन्होंने हमारी आपसी फूट का लाभ उठाने का अच्छा अवसर पाया। धीरे धीरे उन्होंने हमारे हित चिंतक होने का दावा किया और मंत्री बन बैठे। हमारे पूर्वजों ने भी उनके मंत्रित्व को स्वीकार कर लिया। फिर रणवीर अन्नदाता, फिर क्या था? फिर तो उनकी गाड़ी के दोनों पहिए लुढ़क चले। प्रथम तो अपनी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था द्वारा हमें नीच घोषित करना प्रारंभ कर दिया और दूसरे अवसर पाकर निर्बल शासकों पर आक्रमण करना भी प्रारंभ कर दिया। हिरण्यधनुष जी कहते हैं, और दूसरों ने उन निर्बल राजाओं की सहायता करना अनुचित समझा। भला क्यों ना समझते? आपसी अनबन से भाईचारे को स्थान कहाँ? उस समय तो विवेक नष्ट हो जाता है। लोग भविष्य पर ध्यान न देकर अपने भाई की पराजय पर प्रसन्न होते हैं। आज यही स्थिति हमारे समाज में भी है। गिरिवीर, श्रीमान जी, यही तो हुआ। हम आर्यों ने सिंध के शासक पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तो दूसरे राजा लोग प्रसन्न हुए। द्वेष भाव के कारण सिंधेश की सहायता नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी उद्योगशील एवं वैभवशाली नगर हाथ से चले गए। बस फिर क्या था, उनकी नींव गहरी पड़ गई और उन्होंने हमें अपना शत्रु घोषित कर युद्ध की घोषणा कर दी। हिरण्यधनुष जी कहते हैं झुंझलाकर, तब भी हमारे उस बुद्धिहीन पूर्वजों ने अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अपनाया। यदि वे ऐसा ना करते और एक सूत्र में बंधकर शत्रुओं का सामना करते तो अवश्य ही दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ती, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय एक एक कर पराजित होना स्वीकार किया और एकजुट नहीं हुए। रणवीर कहते हैं विनम्र भाव से, किंतु अब निषाद राज को उन पूर्ववर्ती कृत्यों पर पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा? हमें भविष्य में ठोस कदम उठाने के लिए किसी उपयोगी योजना का सूत्रपात करना चाहिए, क्योंकि आज भी तो इन आतताइयों के आए दिन होने वाले आक्रमणों से हमारे शांत वातावरण में अशांति का ज्वार भाटा आया जाया करता है। हिरण्यधनुष जी कहते हैं, ठीक कहते हो सेनापति। यदि हम आज भी सचेत होकर अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता की रक्षा न कर पाए तो हमारी अगली पीढ़ियां हमें उसी प्रकार धिक्कारेंगी जिस प्रकार हम आज पुरानी पीढ़ी को धिक्कार रहे हैं। इसलिए महामंत्री, मेरी यह इच्छा है कि श्रृंगवेरपुर में एक विशाल सम्मेलन आयोजन किया जाए जिसमें समस्त द्रविड़ राजाओं को आमंत्रित कर इस विषय पर विचार विमर्श किया जाए। गिरिवर हाथ जोड़कर, निषाद राज का यह विचार अत्यंत महान है। यदि सभी एकमत होकर एक विशाल सेना का संगठन कर इनका प्रतिकार करें तो अवश्य ही खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त हो सकेगा। सहसा प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी कहते हैं, अन्नदाता की जय हो। हिरण्यधनुष, कहो प्रतिहारी, क्या कहना चाहते हो? प्रतिहारी, महाराज, उत्तरी पहाड़ी के पीछे वाली निषाद गढ़ी से आया हुआ दूत श्रीमंत की सेवा में उपस्थित होना चाहता है। हिरण्यधनुष, जाओ उसे भेज दो। प्रतिहारी हाथ जोड़कर, जो आज्ञा। फिर वो चला जाता है और निषाद गढ़ी से आया हुआ दूत प्रवेश करता है। दूत हाथ जोड़कर, महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज, बड़ा अनर्थ हो रहा है। आर्यों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आतंकित प्रजा महाराजा से रक्षा की कामना करती है। हिरण्यधनुष, तुम इतना घबराए क्यों हो? तभी निषाद राज का पौरुष थका नहीं है और ना उसके तीखे बाणों की नोक ही कुंठित हुई है। प्रत्येक परिस्थिति में महर प्रजा की रक्षा की जाएगी। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी बात को इस राजसभा में स्पष्ट करो। दूत
महाराज, उत्तरी पहाड़ी के पीछे वाली निषादगढ़ी पर आज आर्यों ने आक्रमण कर दिया है। बड़ी निर्दयता से मारपीट और लूटपाट की है, जिससे प्रजा घबरा उठी है। रणवीर क्रोधित होकर, महाराज शीघ्र ही मुझे आज्ञा दी जाए, जिससे मैं सेना सहित जाकर इन अत्याचारियों का दमन कर सकूं। हिरण्यधनुष कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम इसी समय जाकर उन शत्रुओं का दमन करो, प्रजा में किसी प्रकार का असंतोष न होने पावे। रणवीर कहता है, जो आज्ञा, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए चला जाता है। दूत भी हाथ जोड़कर प्रणाम करके चला जाता है। हिरण्यधनुष कहते हैं, प्रधान मात्र जाकर युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र, भोजन व वस्त्र आदि का समुचित प्रबंध करो, जिससे उन दुर्दांत दस्युओं के सामने हमारे नौजवान सैनिकों के हौसले सदैव बढ़ते रहें। गिरिवीर जो आज्ञा, हाथ जोड़कर प्रस्थान करते हुए हिरण्यधनुष अकेले ही चलते चलते जब तक इन आक्रामक आर्य सांपों को सदा के लिए न कुचल दिया जाए, तब तक वे यूं ही समय समय पर फन उठाकर खड़े होते रहेंगे। अस्तु हमें अब की बार उन्हें समूल नष्ट कर देना है। इसी के बाद प्रस्थान पटक्षेप पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। तो साथियों, आपने पूरी कहानी में सुना, यानी ये जो नाटक है एकलव्य, कितना रोमांचकारी, कितना ये समझिए कि अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि अगर इस नाटक का मंचन गांव गांव हो तो क्या आपके लोग जागरूक नहीं होंगे? कैसे आपको इन आर्य लोगों ने गुलाम बनाया, ये एकलव्य नाटक साफ साफ बताता है। तो साथियों, इसका अगला भाग आपको जल्द ही रेडी करके दूंगा, और साथ ही साथ ये आपसे आग्रह करूंगा कि इस नाटक को, एकलव्य नाटक को आप अपनों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे जागो पंच का मकसद पूर्ण हो, यानी आप जागरूक हों। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।